हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ जो क्लास 10th का हिंदी है ना बच्चों, 100 नंबर का, उसे लेकर हाजिर हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग 4-5 सब्जेक्ट ये चैप्टर का ये करने वाले हैं, लघुतरीय प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण हैं वो करने वाले हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं बच्चों। इसी तरीके से मैं पूरे हिंदी को कंप्लीट करा दूंगा, आप लोगों का सहयोग चाहिए, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, उनके चिंतन एवं रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे, ये पहला प्रश्न हो गया बच्चों। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। उनके चिंतन के 3 प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे, ठीक है बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है जिसे इस तरीके से लघुतरीय प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है, ठीक। तो इनके लेखक कौन हुए बच्चों, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हो गए। और इनके 3 प्रेरक जो व्यक्ति रहे जीवन में वो भगवान बुद्ध रहे, कबीर रहे और ज्योतिबा फूले रहे, ठीक। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन जो है वो समाज की आवश्यकता कैसे है, ये प्रश्न है। तो बच्चों, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। लेखक भी ऐसा मानते हैं कि एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए ये श्रम का विभाजन होना चाहिए। श्रम मतलब काम का बंटवारा होना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा, ठीक। क्योंकि एक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जैसा कि मैंने कहा कि एक सभ्य समाज, एक अच्छा समाज जो है वो कोई भी काम को बड़ी अच्छे से, बड़ी कुशलता से किया जा सके, इसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जैसे कि कोई इंसान अगर दिन रात एक ही काम को करे तो वो उस काम को करने में ना पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो जाएगा बच्चे, ठीक। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कार्य कुशलता, एक्सपर्ट होने के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अतः श्रम विभाजन के बिना एक सभ्य समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है भाई। तो लिखेंगे कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, क्योंकि एक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अतः श्रम विभाजन के बिना एक सभ्य समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है बच्चों कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिका विभाजन का भी रूप ले लिया है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, लेकिन किसी भी समाज में काम के आधार पर लोगों का विभाजन सही नहीं है। सही समझ में आया बच्चों। ये जातिवाद के पक्ष में जो लोग तर्क देते हैं कि श्रम विभाजन जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है और श्रम विभाजन को बांटने का सबसे अच्छा तरीका है, काम को बांटने का सबसे अच्छा तरीका जात है, क्योंकि जात से इंसान को पता चल जाता है कि हाँ, ये जात ये काम करेगा, ये जात ये काम करेगा। तो ये बाबा साहब को बहुत गलत लगता है कि आपने जो काम का बंटवारा किया है वो जात के आधार पर क्यों किया है। आप ये काम का बंटवारा जो है वो उनके रुचि के आधार पर कीजिए, उनके शौक के आधार पर कीजिए कि कौन इंसान कौन सा कार्य करना चाहता है। अगर एक इंसान किसी धोबी के यहाँ पैदा हो गया और उसको कपड़ा धोने का मन नहीं है और आप ज़बरदस्ती उससे कपड़ा धुलवाइएगा तो वो कभी भी अपने पूरे दिलो दिमाग से उस काम को नहीं करेगा। और जब वो अपने पूरे दिलो दिमाग से उस काम को नहीं करेगा तो वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। तो यही बाबा साहब को मतलब नागवार गुजरता था कि आप जाति के आधार पर काम को कैसे बांट सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात सही है कि श्रम का विभाजन होना चाहिए। श्रम का मतलब काम होता है बच्चे, काम का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन रुचि के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर हो, ठीक। जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता। मतलब कि जात के आधार पर काम का बंटवारा हो, ये क्यों नहीं हो सकता, ये प्रश्न है आपसे। तो जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का मुख्य रूप इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है और भारतीय समाज में किसी भी
व्यक्ति के काम का बंटवारा माता के गर्भ में ही तय कर दिया जाता है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि इसलिए नहीं हो सकता जाति के आधार पर यहाँ पर बंटवारा, क्योंकि जाति के आधार पर काम का जो बंटवारा है ना, वो इंसान की रुचि पर आधारित नहीं है। उससे पूछ करके नहीं कहा गया कि हाँ भाई कि तुम कौन सा काम करना पसंद करोगे, बल्कि उसे इस आधार पर कह दिया गया कि ये इस जाति में पैदा हो रहा है इसलिए ये काम करेगा। मतलब कि पैदा होने वाले बच्चे का काम माँ के पेट से ही तय कर दिया जाता है, ये गलत है ना बच्चों। अगला है जी कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। कैसे? ये अच्छा प्रश्न है। तो भारत की जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, क्योंकि भारत की जाति प्रथा लोगों को कोई ऐसा कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता है जो कि उसके पेशे से संबंधित ना हो। बात समझ में आया आप लोगों को कि भारत में जो जाति प्रथा है ना, बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए है क्योंकि ये जो जाति प्रथा है वो यहाँ के लोगों को वैसा कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसके पेशे से संबंधित नहीं हो। जैसे कि मैंने कहा कि एक कारपेंटर, एक बढ़ई का बेटा अगर ये करना चाहे कि नहीं भाई हम दुकानदारी करेंगे, हम अपना पुश्तैनी काम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे उसे उन्हें रोक दिया जाता है कि नहीं भाई तुमको यही काम करना है ना। तो इसलिए अब वो बंदा कभी भी ढंग से काम नहीं करेगा। जैसा कि मैंने बताया कि वो अपने ज़बरदस्ती अगर किसी को किसी काम में लगा दोगे तो पूरे दिलो दिमाग से काम नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो कभी तरक्की नहीं करेगा। तो बेरोजगारी समझो कि बस उतना भर ही कमाएगा जितना कि उससे कि पेट चल सके। ठीक है बच्चों। हाँ, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है संबंधित ना हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति उस कार्य को दिल और दिमाग से नहीं करेगा जिसमें उसकी रुचि ना हो, जिससे उसकी आमदनी कम होगी और वो बेरोजगार होता चला जाएगा। बेरोजगार तो हम नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि वो मतलब उतना ही कमा पाएगा जितना से कि बस उसका पेट चले, या उससे भी कम कमा पाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है बच्चों कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने समाज में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा जैसी भावना को आवश्यक माना है। अगर लोकतंत्र को सही से देखना है तो समाज में हमें क्या ये करना पड़ेगा बच्चों, फैलाना पड़ेगा। तो समाज में स्वतंत्रता के भाव फैलाने पड़ेंगे, समता का मतलब बराबरी, और भाईचारा का भाव हमें फैलाना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बाबा साहब के बारे में। इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में दलित परिवार में हुआ। ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है कि कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश में हुआ, दलित परिवार में हुआ, 14 अप्रैल 1891 को हुआ। साहब जी बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क गए थे पढ़ने के लिए। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है बच्चों, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धम्मा, हु आर सुधराज, द कास्ट इन इंडिया और द अनटचेबल्स इत्यादि। ठीक ना, ये सारे के सारे बाबा साहब की प्रमुख रचनाएं हैं। अब आइए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर बच्चों की विष के दांत कहानी का मूल नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो विष के दांत कहानी का मूल नायक मदन है, क्योंकि गरीब घर का लड़का मदन महल में रहने वाले कासू का 2 दांत तोड़ देता है। तो हम कह सकते हैं कि मदन जो है वो इसका मूल नायक है, जो गरीबी और अमीरी के भेदभाव को भूल कर क्या कर दिया बच्चों, उसने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया और 2 दांत तोड़ डाले। ओके। चलिए, अगला प्रश्न है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। तो ये घटना उस समय का है बच्चों कि जब मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए और उसके पिता को, मदन के पिता को कासू के पिता ने काम से निकाल दिया, और मदन के पिता अपनी पत्नी को बहुत गुस्से से देख रहा था और उसको बहुत गुस्से से डांट रहा था, और मदन ये सोच रहा था कि अब मेरी पिटाई होगी। ठीक। लेकिन जब उसके पिता वहाँ पर आए और गले लगा लिए, तब मदन हक्का बक्का रह गया। तो वही सीन के बारे में पूछा जा रहा है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। तो मदन जो कि रोज अपने पिता गिरधर लाल के हाथों पीटता था, लेकिन जब मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए, तब गिरधर लाल ने पीटने की बजाय उसे अपने गले से लगा लिया और शाबाशी देने लगा। इसीलिए मदन हक्का बक्का रह गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अक्का खोखा जो है वो किन मामलों में अपवाद था। तो लिखेंगे बच्चों कि खोखा
सेन साहब के बनाए गए सभी नियमों के मामले में अपवाद था। सेन साहब के बनाए किसी भी नियम खोखा के लिए लागू नहीं होता था। ये लिखेंगे, जो मैंने अभी आप लोगों से कहा वो लिखेंगे, इसको मत लिखना, जो मैंने कहा वो लिखना कि खोखा जो है वो सेन साहब के द्वारा जीवन जीने के लिए बनाए गए जो भी नियम थे उन सभी नियमों के से अपवाद ये था, मतलब उसके लिए लागू नहीं होता था खोखा के लिए। ये सारे नियम सेन साहब की बेटियों के लिए लागू होता था। सेन साहब की पांचों लड़की का नाम लिखना है, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये 5 बेटियां थी उनकी। अगला प्रश्न है बच्चों कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था और इस प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था और इस माध्यम से लेखक दिखाना चाहते हैं कि छोटे बच्चे में भी बदला लेने की भावना रहती है। देखो, ये जो कासू और मदन के बीच जो झगड़ा था वो लट्टू के खेल से था और इसके माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं लेखक कि जो छोटे बच्चे हैं ना वो भी ऊंच नीच का, अमीर गरीब का भेदभाव समझते हैं। कासू ने मतलब किस लिए मदन से लड़ाई किया, वो इसलिए किया क्योंकि वो अपने आप को अपना आप को मालिक समझ रहा था मदन का, इसलिए उसने झगड़ा कर लिया। ठीक ना। तो छोटे बच्चे भी समझते हैं बात को कि हम ऊंची जाति के हैं या तो हम अमीर हैं। ओके। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। तो कहानीकार मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा ये बताना चाहता है बच्चों कि अमीर देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, इसको नहीं लिखना। तो कहानीकार जो है वो मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद से ये बताना चाहता है कि जब अमीर और गरीब के बीच लड़ाई होती है तो अमीर का साथ कोई दूसरा गरीब ही दे देता है, जिससे जो पहला वाला गरीब है वो बेचारा हार जाता है। मतलब कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में महल वालों का साथ कोई और नहीं बल्कि कोई दूसरा झोपड़ी वाला ही दे देता है, जिससे कि पहला जो झोपड़ी वाला उससे लड़ने की हिम्मत जुटा रहा था वो बेचारा हार जाता है। ठीक, क्योंकि उसका ड्राइवर भी बहुत अमीर नहीं था। ठीक ना। अब है बच्चों कि भारत से हम क्या सीखें। तो धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, ये प्रश्न है। देखो 12, 14, 20, 21 कितना बार ये प्रश्न पूछा गया। तो लिखेंगे कि धर्म की दृष्टि से भारत का अत्यधिक महत्व है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है और बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। देखो भारत में ब्राह्मण और वैदिक धर्म तो है ही है और बौद्ध धर्मों की यह जन्मभूमि है बच्चों। और आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर परकर जो है वो विकसित होते, मतांतर प्रकट और विकसित होते रहते हैं। मतलब नए नए मत और मतांतर यहाँ निकलते रहते हैं बच्चों। तो धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो भारत बड़ा परिपूर्ण है, बहुत सारे धर्म हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है बच्चों कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं और क्यों। तो सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाके में होता है। ठीक है बच्चों। तो सच्चे भारत का दर्शन जो है बच्चों वो ग्रामीण इलाकों में होता है, ना कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। ओके। भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है बच्चों, गांव में निवास करती है, इसीलिए सच्चे भारत के दर्शन गांव में होते हैं, ना कि शहरों में। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों कहा। तो लेखक मैक्स मुलर ने भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों को नया सिकंदर कहा, क्योंकि लेखक को आशा है कि ये नए सिकंदर भारत पर विजय पाएंगे एवं भारत की नई खोज करेंगे। ठीक है बच्चों। तो या तो ये लिखना कि नए भारत की खोज करेंगे, इसीलिए लेखक ने नया सिकंदर उन ये ऑफिसर्स को कहा है जो कि यहाँ पे आने वाले थे, भारत आने वाले थे। अच्छा बच्चों, अगला है भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। तो भारत का इतिहास काफ़ी गौरवमयी रहा है। भारत का जो पुराना इतिहास रहा है ना बच्चों वो बहुत अच्छा रहा है और आज के युवा भारत के पुराने इतिहास को पढ़कर वर्तमान में विकास कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है वो पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों को जोड़ रहा है, पुरानी चीज़ों को याद करके नई चीज़ें सीख रहा है। ठीक ना, अपना वर्तमान बना रहा है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है बच्चों कि आज के युवा जो हैं वो पुरानी इतिहास को पढ़कर वर्तमान में विकास कर रहे हैं। अतः इस तरह भारत अतीत और सुदूर भविष्य को, सुदूर का मतलब आने वाला जो भविष्य है, को जोड़ता है। ठीक है।
भारत में विदेशी क्या पाएंगे? हाँ जी, कोई विदेशी अगर भारत आता है तो उसे क्या मिलेगा यहाँ पर? तो भारत में विदेशी जो है वो अत्यंत प्राचीन और अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। तो देखो बच्चे, अगर कोई विदेशी भारत आता है तो वो पाएगा कि भारत एक ऐसा जगह है जो अत्यंत प्राचीन है और साथ ही साथ वो नवीन भी है। नवीन इसलिए क्योंकि वो नया हो रहा है, हम लोग आधुनिक जीवन में विकास कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी पुरानी सभ्यता को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये पाएगा। ठीक है बच्चों। अब अगला चैप्टर है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है इस चैप्टर से कि बार बार नाखून क्यों काटता है, मनुष्य जो है वो बार बार नाखून क्यों काटता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य अपनी पाशुवृत्ति को, पाशवी मतलब कि जो उसके अंदर जो जानवर है ना, उसको भुलाने के लिए बार बार नाखून काटते हैं। 2 नंबर में रहेगा, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे बच्चों। नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कब उपस्थित हुआ? तो नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब उसकी छोटी बेटी ने पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक ना, तब जा कर के लेखक के सामने ये मतलब बड़ा गंभीर सा प्रश्न ये उठ के खड़ा हो गया कि भाई आखिर ये नाखून बढ़ता है तो बढ़ता है क्यों। अगला प्रश्न है बच्चों कि लेखक के अनुसार सफलता और चरित्रता क्या है बच्चे। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य मरणास्त्रों के संचय से, बाह्य उपकरण के बाहुल से उस वस्तु को पा लेना सफलता समझता है। ठीक ना, देखो लेखक जो है वो ये कहते हैं कि आज जो पूरी दुनिया वाले जो बड़े बड़े बम बारूद और ये हथियारों का जखीरा अपने यहाँ जमा करना चाहते हैं और जमा कर रहे हैं, इसी बात को वो सफलता समझते हैं। तो ये सफलता है उनके हिसाब से, तथा मनुष्य के बीच प्रेम, मैत्री और त्याग जो है वो क्या है, ये चरित्रता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों कि लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संभव है। तो लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना एक हद तक संभव है बच्चों, एक हद तक संगत है। देखना संगत है, संभव नहीं, संगत है। क्योंकि जब मनुष्य आदि मानव हुआ करता था तब उस समय उनके पास हथियार नहीं था और तब वह नाखून को ही अस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। साथ ही अपने बच्चों को नाखून काटने पर डांटते भी थे, या डांटते भी होंगे, ऐसा है जी। तो लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना संगत है, मतलब कि ठीक है, वो गलत नहीं कह रहे हैं। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। तो देखो बच्चों, नाखून का बढ़ना हमारी पशुता के निशानी है। ठीक, हाँ, और अस्त्र शस्त्र बढ़ाना वो भी हमारी पशुता की निशानी है। तो इसलिए लेखक पूछता है कि क्योंकि मनुष्य चाहता है कि वह मनुष्यता की ओर बढ़े, लेकिन आज मनुष्य जिस तरह हथियार इकट्ठा कर रहा है उससे जाहिर होता है कि वह मनुष्यता की ओर न बढ़ करके पशुता की ओर बढ़ रहा है। ठीक, इसीलिए वो पूछते हैं कि आज मनुष्य जो है वो किस ओर बढ़ रहा है। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति हमें याद दिलाती है कि आज से लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य पशु हुआ करता था। वे जंगल में रहते थे और अपने नाखून को अस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। मतलब वो हमें हमारे पशुता के बारे में बताता है, अपने अंदर के जानवर के बारे में बताता है। अगला जो चैप्टर है बच्चों वो है नागरी लिपि। तो पहला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। ये 2015 और 21 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। तो लिखेंगे कि करीब 2 सदी पूर्व पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने। ठीक, हाँ, मतलब कि वो जो होता है ना बच्चों जिससे टाइपिंग होती है वो वाला टाइप बने, और इस भाषा में पुस्तकें छपने लगी, तब इसके अक्षरों में स्थिरता आई। ये उत्तर लिखिएगा, बढ़िया प्रश्न है ये। ठीक, अच्छा, अगला प्रश्न है कि लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध बताया है। तो देखो बच्चों, नगर किसी बड़े शहर का नाम होता है। ठीक, तो इसीलिए मतलब एक नाटक है जिससे ये जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता था उस जमाने में, और पाटलिपुत्र पटना को कहा जाता था। ठीक, तो नगरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े शहर के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी ऐसा माना जाता है। तो यह असंभव नहीं है कि वह बड़ा शहर पटना ही हो। ये जो देवनागरी है ना, तो देवनागरी का जो नागरी जो लिया गया है, तो लेखक को ऐसा लगता है कि शायद ये नागरी किसी और शहर के लिए नहीं बल्कि पटना के लिए लिया गया है, और पटना से इसकी उत्पत्ति हुई है देवनागरी की। ठीक है बच्चों, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है और हिंदी की विविध और जो बोलियां हैं वो लिखी जाती है। नेपाली भी हम देवनागरी में ही लिखते हैं,
नेवारी लिखते हैं, मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिघर कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार जो हैं वो विदेश से आए थे और ईसा की 8वीं सदी में पूर्वार्ध में, 8वीं सदी के पूर्वार्ध में, ठीक ना, मतलब कि 8वीं सदी से मतलब 750 से कुछ और बाद में वो अवंती प्रदेश में आए और उन्होंने अपना शासन कायम किया। बाद में कन्नौज पर भी यह अधिकार कर लिया। कौन? गुर्जर लोग। ठीक है बच्चे, आज भी हैं वहाँ पे गुर्जर लोग। नागरी लिपि की उत्पत्ति में विद्वानों में क्या मतभेद है? तो कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति गुजरात के नागर ब्राह्मण से मानते हैं, तो कुछ का मत है कि काशी को देवों की नगरी कहा जाता है, इसीलिए इसकी उत्पत्ति काशी से हुई है। तो मतलब इसीलिए इसकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ इसकी उत्पत्ति गुजरात से मानते हैं, तो कुछ इसकी उत्पत्ति काशी से मानते हैं, तो कुछ पटना से मानते हैं। तो इस तरीके से लोगों में बड़ा मतभेद है। अगला चैप्टर है बच्चों बहादुर। ठीक, बड़ा अच्छा चैप्टर था ये और पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता था। तो पहला प्रश्न है बच्चों कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? तो बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस की पिटाई कर दी थी। तब माँ ने भैंस के दर्द को समझते हुए उससे ज़्यादा बहादुर की पिटाई कर दी थी, इसीलिए बहादुर घर छोड़कर भाग गया था। ठीक है बच्चों, बहादुर जो है वो उसकी माँ की एक बड़ी प्यारी भैंस थी, उसको पीट दिया था रख करके। ठीक, तो उसकी माँ ने भी बहादुर को जितना भैंस को पीटा था उससे ज़्यादा बहादुर को धर के सेंक दिया। ठीक है बच्चे। बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया भाई? तो लेखक के घर आए निर्मला के रिश्तेदारों ने बहादुर पर रुपये चोरी का आरोप लगा दिया और उसके बाद बहादुर को काफ़ी डांट और मार मिलने लगी और जो लेखक का बड़ा बेटा किशोर था वो तो उसके पीछे ही पड़ गया। तब ईमानदार बहादुर को उस घर में रहना मतलब गवारा ना हुआ और उसने क्या किया बच्चों? लेखक का घर छोड़ दिया। ठीक, इस तरीके से आप लिखिएगा। अपने शब्द में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। जब लेखक पहली बार बहादुर को देखता है तो क्या देखता है? जो भी देखता है किताब में लिखा हुआ है, तो अब आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो लिखेंगे कि बहादुर नेपाल का रहने वाला एक लड़का था जो पहली बार देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि उसका शरीर ठिगना था और चकाइट था, उसका रंग गोरा था, मुंह चपटा था, वह सफ़ेद नेकर और आधी बाँह की सफ़ेद कमीज और भूरा रंग का पुराना जूता और गले में स्कॉट की एक रुमाल बांध रखा था। ठीक है बच्चों, ऐसा लिखना है। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों हुआ? तो देखो बच्चे, कोई भी अच्छी चीज़ को इंसान खो देने के बाद ही बढ़िया से उसकी मूल को समझ पाता है। तो बहादुर के चले जाने पर सबको खूब पछतावा हो रहा था, क्योंकि जब तक बहादुर था तब तक घर का कोई सदस्य एक भी कार्य नहीं करता था, क्योंकि वो सभी के काम को करके देता था, सबका मन लगाता था, सबको मतलब हंसाता था, ये सारे कार्य करते थे, घर में एक खुशनुमा माहौल बना के रखता था वो। ठीक, लेकिन जब वो चला गया तो घर जो है सन्नाटा हो गया था, इसीलिए सबको बड़ा पछतावा हो रहा था। सभी बैठकर आराम करते थे, बेचारा बहादुर सभी का कार्य देखता था, इसीलिए उसको सभी को बड़ा दिक्कत हो रहा था। लेखक को क्यों लगता था कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है? ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था। तो नौकर लाने की जिद को लेकर लेखक के सभी जो सगे संबंधी थे वो तरह तरह की प्रतिक्रिया देते थे और लेखक पर उससे दबाव बनता था। साथ ही साथ परिवार के सभी सदस्य आराम की ज़िंदगी भी जीना चाहते थे, अतः लेखक को ये लगने लगा था कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने कहा उसी तरीके से आपको लिखना है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि लेखक को अजीब सी लघुता का अनुभव क्यों हो रहा था? लघुता का मतलब होता है छोटा, है ना, ऐसा मतलब किसी के साथ ऐसा कर दो, उसको ऐसा दिखा दो कि वो बहुत छोटा है तुम्हारे सामने, अपना कुछ ऐसा कर गुजरो कि उसको लगे कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। तो बहादुर के सामने लेखक को ऐसा लग रहा था कि बहादुर के सामने मेरी कोई औकात नहीं है। वो नौकर भले था लेकिन वो मतलब बादशाही दिखा गया, वो मेरी उसके सामने कोई औकात नहीं है, हम ऐसा नहीं कर पाते। तो लेखक को अजीब सी लघुता का अनुभव इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी मारपीट के कारण ही उसका कर्मठ, ईमानदार और निर्दोष नौकर भाग गया था, साथ ही अपनी तनख्वाह तक नहीं लिया। इसलिए उसको ज़्यादा ये हो रहा था, अफसोस हो रहा था कि वो क्या चोरी करेगा जिस पे हमने चोरी का इल्ज़ाम लगाया। वो अपना खुद के मेहनत के पैसे तो ले नहीं गया, वो चोरी क्या करता। तो हम कितने नीच और गिरे हुए इंसान हैं। देखो, कोई इंसान
आवेश में या किसी भी ये में वही काम करता है जो कहीं ना कहीं उसके खुद के दिमाग में होता है। तो लेखक अगर ये सोच पाया कि कोई चोरी कर सकता है, इसका मतलब लेखक चोरी कर सकता था, इसीलिए उसको लगा कि हाँ दूसरा भी कर सकता है। ठीक है ना। तो ये था बच्चों बहादुर का स्वर कैसा था, उसका आवाज़ कैसा था। तो बहादुर के स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी, उसका स्वर संगीत के माधुर्य के जैसा था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज हमने 6 चैप्टर के ये किए, प्रश्न उत्तर किए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपको कमेंट करके अवश्य बताना है बच्चों। अगर अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करना है। इसी तरीके के और वीडियोज़ चाहिए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मैं जितना शेयर करोगे उतना बढ़िया से वीडियो बनाऊंगा। ठीक, इसके फिर सब्जेक्टिव को भी लेकर के आऊँगा। तो आप लोग जो भी नए बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे के सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर करके घंटी के बटन को दबा लीजिए और SR क्लासेस से जुड़ जाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।